सब लोग चंद्रकला को वापस मायापुर लाने के लिए मान गए थे, लेकिन तभी किसी ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बात को आप लोग कैसे भूल सकते हो कि वो काला साया आया तो चंद्रकला की वजह से ही है इस गांव में। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सब लोग बस एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तभी सुनीता का पति सुरेश आगे आया और कहा, तो क्या हुआ भाई? गलती तो किसी से भी हो सकती है। जब हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं, तो चंद्रकला से कोई गलती नहीं हो सकती, वो भी तो इंसान ही है। सुरेश की बात में सबको तर्क नजर आया, लेकिन सब लोग ये देखकर हैरान थे कि ये बात सुरेश कह रहा था, क्योंकि सुनीता की हत्या के बाद तो सुरेश चंद्रकला की जान का दुश्मन बन गया था। सुरेश की बात का समर्थन करते हुए मोहन जी ने कहा, सुरेश बिल्कुल सही कह रहा है, और उस रात भी चंद्रकला ने पहले हमारी सुरक्षा के बारे में सोचा था। हम सबको पहले सुरक्षित घर भेज दिया था और उसके बाद खुद चली गई थी उस आत्मा को मुक्त करने। ना अपने बारे में सोचा, ना अपनी बेटी के बारे में। ऐसे ही ना जाने कितनी बार उसने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा की है। तो क्या हम उसकी एक गलती माफ नहीं कर सकते? वहाँ खड़े सब लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जहाँ सुरेश ने अपनी पत्नी को खोया और मोहन जी ने अपनी बेटी को, जब ये दोनों दिल बड़ा करके चंद्रकला को माफ कर सकते हैं, तो बाकी गांव वाले होते कौन है चंद्रकला पर आरोप लगाने वाले? ये सब बातें सुनने के बाद काजल ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि अब हमें बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, और इससे पहले कि वो काला साया किसी और पर हमला करे, उससे पहले हमें चंद्रकला को वापस मायापुर ले आना चाहिए। तभी एक 20 साल के नौजवान ने बीच में बोलते हुए कहा, देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन कल ही मालकिन ने कहा था कि वो किसी बाबा को मायापुर में लाना चाहती हैं। ऊपर से एक रुदाली भी गांव में आ चुकी है, तो हमें जोश के साथ होश में भी काम लेना पड़ेगा। और वैसे भी बिना सरपंच मालकिन के हम सब कोई निर्णय नहीं ले सकते। 5 पंचों में से एक पंच भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, आप ये सब चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक तत्कालीन पंचायत बुलाता हूँ और वहीं सब निर्णय हो जाएगा। ये सब सुनकर सबने राहत की सांस ली और सब अपने अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। काजल के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सबके जाने के बाद काजल, प्रिया और दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगाया और वहां से अपने अपने घर चले गए। इधर राघव शहर के तवायफ खाने पहुंच गया था। जैसे ही राघव वहां पहुंचा, चंदा ताई ने उसे देखते ही कहा, अरे राघव, इस बार तो बड़ी जल्दी आ गए। तो कमला ताई के अलावा वहां पर 1-2 वेश्याएं और भी बैठी हुई थी। राघव की टांग खींचते हुए उनमें से एक ने कहा, लगता है राघव को फिर से लहू मुंह में लग गया है। कहकर सब लोग हंसने लगे। चंदा ताई ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अरे नहीं, इस बार तो राघव अपने लहू को अपने साथ लेकर गया था। राघव ने सबकी बात काटते हुए चंदा ताई से कहा, मुझे आपसे बात करनी है चंदा ताई, अकेले में। राघव की बात सुनकर चंदा ताई भी समझ गई कि कुछ गंभीर बात है। वो राघव को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही चंदा ताई ने राघव से पूछा, कहो राघव, क्या बात है? तुम कुछ चिंता में नजर आ रहे हो। अपनी बात रखते हुए राघव ने कहा, चंदा ताई, मुझे उस रेशमी की पूरी कुंडली चाहिए। चंदा ताई ने हंसते हुए पूछा, कुंडली? अरे जाने मन, शादी मनाने का है क्या एक तवायफ के साथ? राघव ने चंदा ताई को समझाते हुए कहा, अरे नहीं चंदा ताई, वैसे असल की कुंडली नहीं, मेरे कहने का मतलब है वो रेशमी कहाँ से आई है, कौन से गांव से है, किसकी बेटी है, सब कुछ। इसका जवाब देते हुए चंदा ताई ने कहा, क्या राघव, इतने सालों से तुम यहाँ आ रहे हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यहाँ पर कोई अपना पहचान पत्र लेकर नहीं आता है, ना ही किसी का नाम सच होता है। और रही बात रेशमी की, तो उसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि रेशमी को 2 दिन पहले ही उसके कोई चाचा यहाँ छोड़कर गए। इस पर राघव ने चंदा ताई से पूछा, चाचा, आपको उनके चाचा के बारे में कुछ भी पता है? चंदा ताई ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन पास वाले गांव से ही बता रहा था खुद को। और नाम क्या बताया था? हाँ, सुबोध नाम था।
ये सुनकर राघव थोड़ा मुस्कुराया और चंदा ताई को धन्यवाद देके वहां से जाने लगा। चंदा ताई ने राघव को पीछे से आवाज लगाकर पूछा, राघव, पर हुआ क्या है? सब ठीक तो है? राघव वापस पीछे मुड़ा और चंदा ताई से कहा, कुछ नहीं ताई, इन रुदालियों के बड़ी जल्दी पर निकल आते हैं, समय समय पर काटते रहना चाहिए, इसीलिए रेशमी की कोई दुखती नस का पता करने जा रहा हूँ। कहकर राघव वहां से चला गया, लेकिन ये सुनकर चंदा ताई थोड़ा चिंतित हुई। कहीं उन्होंने रेशमी को राघव के साथ भेजकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि राघव कितनी दानव प्रवृत्ति का आदमी है। इधर टीले वाले बाबा अपने कक्ष में कुछ चिंतित बैठे हुए थे। दरअसल उन्हें इस बात का अंदेशा हो चुका था कि अंगुना मालती पर हमला करने वाली है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक काला साया दूसरे काले साए को क्यों खत्म करना चाहता है, जबकि इसके परिणाम बहुत भयावह होते हैं। बाहर बैठी चंद्रकला टीले वाले बाबा की चिंता से बिल्कुल अनजान थी। वो तो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी, क्योंकि टीले वाले बाबा ने कहा था कि आजकल में गांव वाले खुद आएंगे उसे लेने, लेकिन शाम होने को आई थी पर किसी की कोई खबर नहीं थी। चंद्रकला से अब और इंतजार नहीं हो पा रहा था। वो सुबह से सबका रास्ता तकते तकते थक चुकी थी। मायापुर की जुदाई अब उसके लिए असहनीय हो रही थी। वो बस जल्द से जल्द अपने घर मायापुर जाना चाहती थी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, वैसे वैसे चंद्रकला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए चंद्रकला टीले वाले बाबा के पास गई। चंद्रकला कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने ध्यान दिया कि टीले वाले बाबा खुद किसी चिंता में बैठे हुए हैं। चंद्रकला अपनी चिंता भूलकर टीले वाले बाबा के पास गई और बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें? टीले वाले बाबा ने चंद्रकला की तरफ देखा और चंद्रकला से कहा, हाँ चंद्रकला, चिंता की तो बात है। इस पर चंद्रकला ने बाबा से पूछा, बात क्या है बाबा, साफ साफ कहिए। टीले वाले बाबा ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, चंद्रकला, मुझे कुछ ऐसा अंदेशा हो रहा है कि अंगुना मालती पर हमला करना चाहती है। इस पर चंद्रकला ने चौंकते हुए कहा, क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अंगुना मालती पर हमला क्यों करेगी? अंगुना ही तो मालती को काला साया बनाना चाहती थी। बाबा ने इसके जवाब में कहा, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है चंद्रकला कि आखिर अंगुना की दुनिया में चल क्या रहा है। लेकिन तभी चंद्रकला के मन में एक शंका आई। उसने बाबा से अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा, लेकिन बाबा, इन दोनों के युद्ध में फायदा तो हमारा ही है, क्योंकि युद्ध के अंत में या तो अंगुना खत्म होगी या मालती। इस पर टीले वाले बाबा ने चंद्रकला को समझाते हुए कहा, नहीं चंद्रकला, दो काले सायों के बीच युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है। क्योंकि आजकल मालती ज्यादातर मायापुर में ही रहती है, इसीलिए अगर दोनों ने इस युद्ध का स्थान मायापुर चुना तो न जाने मायापुर के कितने निर्दोष लोगों की जान जा सकती है इस युद्ध में। ये सुनकर तो चंद्रकला भी काफी ज्यादा डर गई। उसने चिंतित होते हुए बाबा से पूछा, तो अब हम क्या करेंगे बाबा? जवाब देते हुए बाबा ने कहा, इसका बस एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द प्रतिष्ठी यज्ञ करके मालती को कैद करना होगा, और प्रतिष्ठी यज्ञ में अभी भी 2 दिन का समय बचा है। बस कामना करो कि इन 2 दिनों के भीतर अंगुना मालती पर हमला ना करे। बाबा की बातें सुनकर चंद्रकला काफी चिंता में आ गई थी, यहाँ तक कि वो अपनी चिंता भी भूल गई थी। उधर मायापुर में यामिनी को जब ये पता चला कि गांव वालों ने चंद्रकला को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है, तो ये सुनकर यामिनी के होश उड़ गए। जिस बात का उसे डर था वही हो गया था। बाकी के 4 पंच यामिनी के पास आए और इस बात पर मोहर लगाने के लिए एक तत्कालीन पंचायत बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन यामिनी ने इसके लिए ये कहकर साफ मना कर दिया कि सांझ होने वाली है, इस वक्त पंचायत नहीं बिठाई जा सकती। लेकिन जब बाकी सारे पंचों ने यामिनी पर जोर दिया तो यामिनी के पास इनकी बात मानने के अलावा कोई उपाय नहीं था और यामिनी पंचायत के लिए मान गई। कुछ ही देर में पंचायत बुलाई गई और जब यामिनी वहां पहुंची तो उसने देखा कि आज एक बार फिर पंचायत में पूरा गांव उमड़ आया है।
भीड़ देखकर यामिनी समझ गई कि गांव वालों ने मिलकर फैसला पहले ही कर लिया है। यामिनी के सामने बैठते ही काजल आगे आई और कहा, मालकिन, हम सबको लगता है कि हम सबसे बहुत बड़ी भूल हो गई है चंद्रकला को इस गांव से निकाल कर, और अब जल्द से जल्द हमें चंद्रकला को वापस बुला लेना चाहिए। ये सुनकर यामिनी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गांव वालों पर थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? पहले तो पूरा गांव एक साथ कहने लगा था कि चंद्रकला को गांव से निकालो, चंद्रकला को गांव से निकालो। अब चंद्रकला को गए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और सबको अपनी गलती समझ में आने लगी। सब गांव वालों ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, क्योंकि गांव वाले कहीं न कहीं इसके लिए खुद को ही दोषी मान रहे थे। उन्होंने ही जिद की थी चंद्रकला को गांव से निकालने के लिए। यामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस काले साए की वजह से कोई भी रुदाली इस गांव में आने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से राघव रेशमी को ढूंढ कर लाया। कल मैं खुद गई और उन बाबा से हाथ जोड़कर विनती करके आई कि वो हमारे गांव में आए। अब क्या जवाब दूं मैं उस रेशमी को और उन बाबा जी को? यामिनी ने पत्थरभुज बाबा को लेकर ये झूठ इसीलिए बोला क्योंकि उसे अब ये तो समझ आ गया था कि अब चाहे वो कुछ भी कर ले, चंद्रकला तो इस गांव में आएगी ही आएगी। तो ऐसे में वो ये क्यों कहे कि उन बाबा ने आने से मना कर दिया? यामिनी की बातें सुनकर सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। हिम्मत करके मोहन जी ने यामिनी से कहा, देखिए मालकिन, चंद्रकला इस गांव की बेटी है। जब कोई मरता था और चंद्रकला जब रोती थी तो एक रुदाली नहीं रोती थी बल्कि एक बेटी रोती थी। उस बेटी की जगह कोई रुदाली नहीं ले सकती। रही बात बाबा जी की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रकला से ज्ञानी कोई बाबा नहीं हो सकता, लेकिन जब गांव के किसी इंसान पर कोई खतरा मंडराता है तो चंद्रकला अपनी जान जोखिम में डाल देती है। ऐसा कोई बाबा नहीं कर पाएगा। मोहन जी की बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को भावुक कर दिया था। सुरेश ने मोहन जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम रेशमी से, उन बाबा जी से सबसे माफी मांगने के लिए तैयार है। बस आप देरी ना करते हुए चंद्रकला को वापस मायापुर बुलाने का आदेश दे दीजिए। यामिनी ने बहुत सोचा, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ कहने के लिए नहीं था जिससे वो इन सब का फैसला बदल सके। मजबूरन उसे गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाना ही पड़ा। फैसला सुनाते हुए यामिनी ने कहा, ठीक है, जब पूरा गांव यही चाहता है तो यही होगा। फिर चंद्रकला को पूरे सम्मान के साथ वापस मायापुर बुलाया जाए। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि हम में से किसी को नहीं पता कि चंद्रकला गई कहाँ है, तो चंद्रकला को ढूंढोगे कहाँ? यामिनी के इस सवाल ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था और सब लोग सोच में पड़ गए। चंद्रकला को वापस मायापुर बुलाने के फैसले से सिर्फ यामिनी ही गुस्से में नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा गुस्से में मालती थी। उसने तो सोचा था कि अब वो बड़ी ही आसानी से अपने शिकार करेगी, लेकिन अगर चंद्रकला वापस इस गांव में आ गई तो वो कुछ ना कुछ बाधा जरूर डालेगी। वहीं मालती ये भी जानती थी कि अगर वो एक शिकार और करके अपने 4 शिकार पूरे कर लेगी तो उसकी शक्तियाँ काफी हद तक बढ़ जाएगी। फिर चाहे चंद्रकला आए या टीले वाले बाबा, कोई उसे अपने शिकार पूरे करने से नहीं रोक पाएगा। मालती ने मन ही मन कहा, चौथा शिकार करने के लिए यही सबसे सही समय है, क्योंकि बाकी सब तो पंचायत में गए हुए हैं, सिर्फ गर्भवती औरतें ही घर पर है। इसीलिए इस वक्त शिकार ढूंढना बहुत आसान है। और मालती अपने अगले शिकार की तलाश में लग गई। मालती ये देखकर झल्ला गई कि गांव के लगभग सभी घरों में ताला लगा हुआ है। मालती ने झल्लाते हुए खुद से कहा, बहुत शातिर हैं मायापुर के लोग, सभी घरों में ताले लगे हुए हैं। शायद उन घरों में भी ताले लगा दिए जिनके अंदर गर्भवती औरतें हैं। लेकिन मालती ने हार नहीं मानी, क्योंकि आज शिकार करना बहुत ज्यादा जरूरी था उसके लिए। मालती आगे बढ़ ही रही थी कि तभी आखिरकार मालती को एक घर दिखाई दे ही गया, जिसके घर के बाहर ताला नहीं था। ये देखते ही मालती की आंखें चमक गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। क्या मालती को उसका चौथा शिकार मिल चुका है? अगर मिल चुका है तो फिर कौन बचाएगा उसे मालती के हाथों से? और गांव वाले कैसे पता लगाएंगे कि आखिर कहाँ है चंद्रकला?